अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, जो कि एम्पेयर्स लॉ है। एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, उसको समझने के लिए हमें डायग्राम देखनी होगी। तो कंसिडर कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है। करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके इर्द गिर्द डेवलप हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे वो इस तरीके से होगी। ठीक है, और हम कंसिडर कर लें कि इसका जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका जो रेडियस है वो आर है। और इस आर का, इस पूरे सर्कल का कोई छोटा सा पोर्शन अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया ये वाला पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन, इसको हम कह देते हैं ये इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एल है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ एलिमेंट के प्रोडक्ट लिया जाए अगर इनका, यानी ये जो लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल है पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं। वो हमें बताता है एम्पेयर लॉ, जो कि कहता है कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और ये समेशन किसके ऊपर लगा, एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं बी डॉट डेल्टा एल। ठीक है, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट आई। तो यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो बराबर होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो एम्पेयर्स लॉ है हमें क्या चीज़ निकाल के देता है, हमारे लिए जो है किस तरह हेल्पफुल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालता है किसी भी कंडक्टर से या सर्कुलर रिंग से या सोलेनॉइड से किसी खास फासले पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये हमें बताता है। तो अगर बात करें एक स्ट्रेट कंडक्टर की, एक स्ट्रेट कंडक्टर की, ठीक है जी, तो देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, किसी खास पॉइंट पे अगर हम लेना चाहें तो चलें देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट है वो बराबर होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, आर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आप निकालना चाह रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हम बात कर लेते हैं सर्कुलर रिंग की। अगर सर्कुलर रिंग से किसी फासले पे अगर आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या होगा, वो बराबर होगा जी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अगर बात कर लें सोलेनॉइड की तो सोलेनॉइड के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। तीसरा केस है जी सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी टर्न्स रेशो, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एन ओवर एल इंटू आई। तो सोलेनॉइड अभी हमने पढ़ना है तो ये फार्मूला अभी हम निकाल लेंगे और इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जो कि हमारा सोलेनॉइड है। देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है। अगर एक वायर हो, कंडक्टिंग वायर, उस वायर को हेलिकल शेप में बाउंड कर लिया जाए तो उसको कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, और सोलेनॉइड किस तरीके से होता है ज़रा देख लें। ठीक है, ये एक वायर थी, इस वायर की काफ़ी सारी टर्न्स बना ली। ठीक है, अगर एक टर्न भी बनाते हैं, 2 टर्न भी बनाते हैं तो वो सोलेनॉइड ही बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसकी काफ़ी सारी टर्न्स बना ली, तो ये एक सोलेनॉइड बन गया अब हमारे पास। ठीक है। और सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड की एक साइड क्या होती है, जब इसमें से करंट पास करता है तो एक साइड जो है वो साउथ पोल बन जाती है, दूसरी नॉर्थ बन जाती है। कौन सी बनती है साउथ, कौन सी नॉर्थ बनती है, ये अभी हम देखना है। ठीक है। तो एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होता है, दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा होता है, और करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे शो की गई होती है कि कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है। तो सोलेनॉइड हमने क्या पढ़ा है जी, कि वायर वाउंड इन हेलिकल शेप, एक वायर जिसको वाउंड किया गया हो, वायर वाउंड इन हेलिकल शेप, इसको कहते हैं जी क्या जी, सोलेनॉइड। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है कुछ जो कि क्या बताते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड कौन सा होगा। तो देख लेते हैं आइडियल सोलेनॉइड जो है वो क्या होगा। आइडियल सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका बेसिक जो काम है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जो आइडियल सोलेनॉइड होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कहाँ पे जी, आउटसाइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी आउट, वो ज़ीरो होता है। और अगर इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड द सोलेनॉइड बी इनसाइड जो है वो होता है जी यूनिफॉर्म। इसको इनपुट आउटपुट नहीं समझना आपने, बी आउट का मतलब है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है। और अगर एक और बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट मैक्सिमम लेंथ होती है, इनफाइनाइट मैक्सिमम लेंथ, इनफाइनाइट मैक्सिमम लेंथ। चले अब हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी सोलेनॉइड में, यानी करंट की डायरेक्शन को देख के हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस कि जिसमें आपको जो है वो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इन टर्न्स में मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट है उस करंट की डायरेक्शन दी गई होती है। ठीक है। यानी कि एरोज बनाए हुए होते हैं किस में जी, वाइंडिंग्स में। when arrows किस में हो जी, एरोज आर ऑन वाइंडिंग, ऑन वाइंडिंग्स। अगर वाइंडिंग्स में एरो लगाए हुए हों करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्ज कर लें जी एक सोलेनॉइड है, ये है जी आपके सामने सोलेनॉइड। ठीक है। दो टर्मिनल है इसके। अब एरो बनाए हुए होंगे। ठीक है जी। एरो कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं, फर्ज कर लें इस तरीके से एरो बने हुए हैं, यानी आपको इस तरीके से दिखा के करंट की डायरेक्शन बताई गई है। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस सोलेनॉइड को आप राइट हैंड में पकड़ेंगे, यानी यहाँ राइट हैंड रूल अप्लाई होने वाला है। राइट हैंड में पकड़ेंगे और राइट हैंड में आप इस तरीके से पकड़ेंगे कि कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है आपकी वो इस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ये एरो शो किए गए हैं। तो पहली बात आपने क्या बतानी है जी, कि इसको राइट हैंड में ग्रैस्प करना है, राइट हैंड यूज़ करना है। ठीक है। राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ होगा, राइट हैंड में इसको आपने ग्रैस्प करना है। और उसके बाद क्या करना है आपने कि कर्ल ऑफ फिंगर्स जो हैं, कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जी, करंट की। ये जो एरो लगाए गए हैं। ठीक है। तो अगर कर्ल ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो तो जो थंब होगा आपका वो ऑटोमेटिकली किसको शो कर रहा होगा जी, नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर रहा होगा। अगर कर्ल ऑफ फिंगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट में हो तो थंब आपका ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें जो आपके सामने दिखाई गई है, तो ये वाला पोल जो है इसका नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला पोल इसका क्या बन जाएगा, साउथ। यहाँ इस तरीके से हमें करंट की डायरेक्शन पता चल सकती है। अब इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो
साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि जिसके अंदर हमें वाइंडिंग्स पे एरो नहीं लगाया हुआ होता, सिर्फ एंटरिंग और लीविंग पे लगाया होता है। कैसे? एरोज आर ऑन एंटरिंग एंड लीविंग, यानी एंटरिंग और लीविंग पे जो है एरोज लगाए हुए हों, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो फर्ज कर लिया जी ये सोलेनोइड है, ये इसकी वाइंडिंग्स है, इसके एंटरिंग पे जो है वो बनाए हुए हैं एरोस, ये बनाए हुए हैं। फर्ज कर लिया ये एंटर हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो है वो लीव कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा जी मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? करंट का तो हमें पता चल गया। तो जहाँ से करंट इंटर हो रहा होगा वहाँ पे जो पोल होगा उस पोल को हम कहेंगे कि जी साउथ पोल है। ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा आसान तरीका है कि जहाँ से एंटर हो रहा हो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? साउथ पोल। और दूसरे पे क्या होगा? जहाँ से लीव कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनोइड के हवाले से कुछ हमने टर्म्स डिस्कस करने, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने। फैक्ट्स अबाउट सोलेनोइड्स, फैक्ट्स अबाउट सोलेनोइड। बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। फैक्ट्स अबाउट सोलेनोइड, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है ना, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड वो इसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ जो है किसकी जी? सोलेनोइड की। लेंथ ऑफ सोलेनोइड जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किससे जी? डायमीटर से, हर हाल में। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा जो है कि तमाम टर्न्स में, तमाम नंबर ऑफ टर्न्स में सेम करंट होना चाहिए, ठीक है। ऑल टर्न्स कैरी सेम करंट, ये आपने याद रखना है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम सोलेनोइड का, ये निकालने का क्या फार्मूला है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन स्मॉल एन है टर्न्स रेशो, इसकी जगह हम एन ओवर एल पुट कर देते हैं, एन ओवर एल, ठीक है। म्यू नॉट एन ओवर एल आई, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई, ठीक है जी। अब ये जो एन ओवर एल है टर्न्स रेशो, ये किस सूरत में बढ़ती है और किस सूरत में कम होती है ये हम देख लेते हैं। एन ओवर एल यानी टर्न्स रेशो, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, एन ओवर एल जो है टर्न्स रेशो है, टर्न्स रेशो। तो दो कंडीशन है, कब बढ़ेगी कब कम होगी। देखें जी, इंक्रीज कब होगी? देखें, अगर आप क्या करें, ये जो आपकी सोलेनोइड है इसको कंप्रेस कर दें, कंप्रेस सोलेनोइड। अगर आप सोलेनोइड को कंप्रेस कर दें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि डिक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज करें, तो डिक्रीज कैसे होगी? अगर आप इसको क्या कर दें? स्ट्रेच कर दें। अगर आप इसको स्ट्रेच कर दें तो क्या होगा जी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड का है वो कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज, तो डिफरेंट बातें हैं जिस सूरत में इंक्रीज होगा ये। पहली बात जो है इनमें से वो है जी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करें, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, अगर कंप्रेस कर दे सोलेनोइड को, ठीक है, कंप्रेस कर दें सोलेनोइड को, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर जाती है ना, तो बी भी इंक्रीज कर जाता है। फॉर्मूले से भी जाहिर हो रहा है,
ठीक है जी। तीसरी कंडीशन है अगर आप करंट बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। चौथी कंडीशन है जी, अगर आप क्या करें, कोर के तौर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐड कर दें, ऐड फेरोमैग्नेटिक कोर, इस सूरत में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डिक्रीज किस सूरत में करेगा। तो डिक्रीज की भी डिफरेंट कंडीशंस है। पहली कंडीशन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज कर जाए, ठीक है, वही है, उनको बस ऑपोजिट कर देना है। एन ओवर एल क्या करे, डिक्रीज करे, ठीक है। सोलेनॉइड को क्या करें, स्ट्रेच करें, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा करंट जो है अगर आप कम कर दें, डिक्रीज करंट, ठीक है। और चौथा जो है, अगर आप इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दें, ऐड डायामैग्नेटिक मटेरियल, ऐड डायामैग्नेटिक कोर, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज के लिए। किन किन सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, बी रिमेन्स सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस सूरत में सेम रहेगा ये हमने देखना है। तो चले देखते हैं कि किस सूरत में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम रहेगा। देखें, अगर आप सोलेनॉइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, दोनों हाफ हों, ठीक है, दोनों सेम लेंथ के हों, तो उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर इसको क्या करें, कट इनटू टू हाफ्स, तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी, अगर आप क्या करें, इसका रेडियस चेंज कर दें, अगर आप रेडियस चेंज कर दें तब भी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। अगर आप क्या करें, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को चेंज तो करें लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में, इफ करंट एंड number of turns per unit length are changed in equal proportion, तो फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशो है, दो रेशोज़ हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवालात में आती हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। रेशोज़ यानी मुख्तलिफ कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी होगा, रेशोज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम हो, एन ओवर एल क्या हो, सेम हो, उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, करंट पे। तो B1 ओवर B2 इज इक्वल टू I1 ओवर I2। अगर ऐसा हो कि करंट सेम हो, अगर करंट जो है वो सेम हो, तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करेगा B1 ओवर B2, ठीक है, N1 ओवर L1 ओवर N2 ओवर L2, यानी स्मॉल n ओवर स्मॉल एन 1 ओवर स्मॉल n 2। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चार्ज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलोंग मूव कर रहा हो तो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाता है। इफ अ चार्ज इज मूविंग along the axis of solenoid, along the axis of solenoid, तब क्या होगा, इट मूव्स अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। अनडिफ्लेक्टेड,
चलें, नेक्स्ट बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी स्प्रिंग में से करंट पास करे तो वो कंप्रेस हो जाता है। इफ अ करंट इज पास्ड थ्रू अ स्प्रिंग it is compressed, it gets compressed, तो वो क्या हो जाता है जी, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है जी, तो देखते हैं करंट कैरिंग कॉइल है उसके ऊपर कितना टार्क एक्ट करता है। ठीक है, यानी अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, फर्ज कर लें ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, तो एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ है, फर्ज कर लें ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, और इसके दरमियान में एक कॉइल रखी हुई है कुछ इस तरीके से। ये कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ होता है, तो करंट की डायरेक्शन में बना रहा हूँ यहाँ पे। करंट फर्ज कर ले इस डायरेक्शन, यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ है और घूम के दूसरे पे ऊपर की तरफ यहाँ, तो इस पे एक फोर्स लगेगी, इसके दोनों फेसेस पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर हम बात करें इस फेस की, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इनटू द पेज होगी, आउट ऑफ द पेज होगी, डॉट है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, इनटू द पेज होगी। ठीक है, इसको F1 कह दें, इसको F2 कह दें, दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो कपल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, और जो टार्क इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टार्क जो है वो यहाँ पे बराबर होगा IBA कॉज अल्फा, IBA कॉज ऑफ अल्फा। तो ये आपका है क्या जी, टार्क। अब हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर की, जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो ये कौन सी डिवाइस है जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने और मेजर करने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, टू डिटेक्ट एंड मेजर चार्ज या करंट, आप करंट भी कह सकते हैं, बेसिकली तो ये करंट को मेजर करती है ना, टू डिटेक्ट एंड मेजर करंट। अब बात ये है कि ये कैसे डिटेक्ट करती है, कैसे मेजर करती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसकी डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो जैसा कि आपकी बुक में भी दिखाया गया कि एक यू शेप्ड मैग्नेट है। ठीक है, एक यू शेप्ड मैग्नेट है, इस तरीके से। तो एक पोल जो है वो इसका नॉर्थ पोल है, दूसरा जो है वो साउथ पोल है, और इसके दरमियान में एक कॉइल जो है ना वो मौजूद है जिसको एक स्पोर्ट के ज़रिए सस्पेंड किया हुआ। ठीक है, एक स्पोर्ट के ज़रिए यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, इस कॉइल को नाम दिया हुआ है जी डी का। ठीक है, इसके साथ स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो स्ट्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब होता ये कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है कॉइल को, तो ये रोटेट करने लग जाती है टार्क की वजह से। तो पहले जो इस पे टार्क एक्ट कर रहा होता है उसको डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं, और डिफ्लेक्टिंग कपल जो है उसका फार्मूला क्या है जी, वो हम पहले ही अभी टार्क निकाल चुके हैं, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो वो जो डिफ्लेक्टिंग कपल है, डिफ्लेक्टिंग कपल वो वही है NIBA। ठीक है, और अगर हम बात करें, अब जैसे ये रोटेट कर रही है, रोटेट करते करते इसमें ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे, जब ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे तो उसको अनट्विस्ट करने के लिए ये वापस आएगी, और जब वापस आएगी तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में टार्क पैदा होगा, वो उतना ही टार्क होगा जितना कि आपका ये डिफ्लेक्टिंग कपल था। अब ये इसको हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग टार्क या रिस्टोरिंग कपल।
रीस्टोरिंग कपल या रीस्टोरिंग टार्क, ठीक है, जो कि बराबर होगा सी थीटा, ठीक है। सी क्या है जी? टॉर्सनल कांस्टेंट है। अब बात यह है कि ये दोनों तो बराबर होंगे, जितने ट्विस्ट पैदा हुए थे उतने ही अनट्विस्ट पे होंगे, तो इसको हम कह देंगे जी ये बराबर है दोनों, तो एन आई बी ए इज इक्वल टू सी थीटा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि गलवानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सेंसिटिविटी फैक्टर या सेंसिटिविटी जो है वो हमें कौन सी टर्म बताती है? वो होती है जी थीटा ओवर आई टर्म, थीटा ओवर आई, ये टर्म हमें बताती है सेंसिटिविटी। तो थीटा ओवर आई अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगा? एन बी ए ओवर सी, ये है जी सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर आप एन बढ़ा दें या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें, तो इनके बढ़ाने से सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि गलवानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। गलवानोमीटर टू एमीटर। एमीटर भी बेसिकली क्या करता है? करंट को मेजर करता है, लेकिन क्या होता है कि गलवानोमीटर जो है वो थोड़े से करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल रीडिंग दे देता है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को वो मेजर नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए एमीटर इस्तेमाल होता है। तो गलवानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो फर्ज कर लें वो जो मूविंग कॉइल गलवानोमीटर था उसको हमने स्मॉल करके यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस गलवानोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे जी एमीटर में? ये गलवानोमीटर है और ये गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है आर जी। इस गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ पैरेलल में हम क्या करेंगे? एक लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको हम कहेंगे आर एस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और इनको हम कनेक्ट कर देंगे किसके जी? एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे लगाने हैं हमने? ये वो उस जगह पे लगाने हैं जिसका हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्ज कर ले शंट रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जी? रेजिस्टेंस जो है ये लो होनी चाहिए बहुत, ठीक है। तो गलवानोमीटर से पास करने वाला जो करंट है उसको हम आई जी कहते हैं, ठीक है। तो इस लो रेजिस्टेंस से पास करने वाला जो करंट होगा वो क्या होगा? टोटल करंट माइनस गलवानोमीटर में से पास करने वाला करंट, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है ना पैरेलल में। तो अब देख लेते हैं हम कि ये जो लो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आखिरकार कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए जी आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आई जी, ठीक है। आई वन नहीं लिखना, आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू आर जी। ये आपके पास आ गया जी इसकी शंट रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब बात कर लेते हैं कि गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे लेके जा सकते हैं, यानी गलवानोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ चेंजेस करके। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो गलवानोमीटर से हमने एमीटर बनाया है इसके लिए पैरेलल में हमें लो रेजिस्टेंस लगानी पड़ी है, लेकिन जब ये एमीटर बन जाता है, अब ये जो पूरा बन गया है ना, इसको मैं एक ही टर्म में दिखा रहा हूँ और इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ए यानी एमीटर। एमीटर के साथ जो सर्किट लगाया जाता है, एमीटर को जिस सर्किट में लगाते हैं वो सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। सर्किट जो इसके साथ लगेगा, एक्सटर्नल सर्किट जिसका करंट मेजर करना होगा, वो सीरीज में लगेगा, लेकिन गलवानोमीटर को एमीटर में लाने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि गलवानोमीटर जो है उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गलवानोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्ज कर लें जी ये गलवानोमीटर है, ठीक है। आपने क्या करना है जी? गलवानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देनी है, ये एक हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हाई रेजिस्टेंस लगाई है ये क्यों लगाई है? ये इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगाई है, आर एच इसको नाम दिया गया, ठीक है। अभी भी गलवानोमीटर में से पास करने वाला जो करंट है वो आई जी है,
और टोटल करंट जो है वो क्या होगा, क्योंकि सीरीज़ में है तो आई जी ही पास कर रहा होगा। अब ये देख लेते हैं कि ये जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए। आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। ये वो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए, किसके लिए जी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाई, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाई है। लेकिन गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट के साथ कैसे लगाते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ हमेशा पैरेलल ही लगाया जाता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है कि सर्किट में मतलब कि कोई भी चीज़ लगानी है तो वो पैरेलल लगानी है। चलें जी, तो अब देखते हैं कि ओहम मीटर क्या है, इसकी ओहम मीटर में कन्वर्जन देख लेते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं ओहम मीटर। देखें जी, ओहम मीटर क्या चीज़ मेजर करता है, ओहम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करता है। अब ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस मेजर नहीं करता। गैल्वेनोमीटर से ओहम मीटर में हम जाते हैं, गैल्वेनोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, फर्ज कर लें जी ये क्या है जी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को आपने लेके जाना है ओहम मीटर में, तो इसके साथ एक अदद बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, एक अदद बैटरी कनेक्ट करेंगे। और बैटरी के साथ साथ यहीं सीरीज में ही एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, ये वेरिएबल रजिस्टर आ गया। अब ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको ऐसे शो करते हैं, आर एस कह देता हूँ इसको, पॉजिटिव नेगेटिव। अब दो टर्मिनल यहाँ पे बना रहा हूँ, एक टर्मिनल को नाम दे रहा हूँ जी सी का, दूसरे टर्मिनल को नाम दे रहा हूँ जी किसका जी, डी का। इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में वो चीज़ लगानी है जिसकी रेजिस्टेंस हम इससे मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज कर लें वो ये रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो ये हमें यहाँ दरमियान में लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। ये है आपका ओहम मीटर। अब ओहम मीटर जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं करता आपके जो है रेजिस्टेंस, ये कुछ इस तरीके से स्केल होता है, यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। उस स्केल में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ऊपर वाला स्केल होता है, एक नीचे वाला, दो स्केल होते हैं। ऊपर वाला जो है वो आपको रेजिस्टेंस बताता है, ऊपर वाला जो स्केल है वो आपको क्या बताता है जी, रेजिस्टेंस। नीचे वाला जो स्केल है वो आपको बता रहा होता है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा डिफरेंट वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होगी तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। क्यों, जब सुई इस पे नीडल इस पे मूव कर रही होगी तो आपको पता चल रहा होगा रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है जी। और अगर आपका क्या हो जी, रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओहम हो तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो नीचे वाला स्केल करंट का, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।